अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एफएससी पार्ट 2 बायो, जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि मैं आप लोगों को सब्जेक्ट्स पढ़ाऊंगी, बायो, फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम बायोलॉजी। ठीक है, बायो का हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो है, बुक मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देती हूँ। ठीक है, बुक आपके पास कुछ ऐसी है। ठीक है, ये आप बुक देख सकते हैं। अब इसके बाद टेबल ऑफ कंटेंट हम लोग देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कंटेंट्स, चैप्टर नंबर एंड टाइटल। चैप्टर नंबर हमारे पास 14, 15, 16 ये हमारे पास टोटल तकरीबन बनते हैं 14 चैप्टर है हमारे पास। ठीक है, और 14 चैप्टर में से हम लोग सबसे पहला चैप्टर हमारे पास क्या स्टार्ट हो रहा है, 14 हो रहा है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में यूनिट नंबर 13 तक एंड किया था। अब इसके बाद सेक्शन 3 टू सेक्शंस आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, और थर्ड सेक्शन लाइफ प्रोसेसेस आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि इंसानों की ज़िंदगी के बारे में। ठीक है, मतलब इंसान और जानवर दोनों की ज़िंदगी के बारे में है। और उसमें हमारे पास सबसे पहला चैप्टर है रेस्पायरेशन। ठीक है, इसको हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे, और रेस्पायरेशन में हम लोग देखेंगे हमारे पास होता क्या है। तो रेस्पायरेशन में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस लेक्चर इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन, क्योंकि अब इंट्रोडक्शन आप लोगों की बेस आपकी मजबूत होगी तो आप लोग आगे चैप्टर को स्टडीली पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आप लोग फटाफट रेस्पायरेटरी सिस्टम पढ़ लेंगे, ऑफ मैन पढ़ लेंगे, ये इंट्रोडक्शन आप छोड़ देंगे तो दिस विल नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है कि आप लोगों को कभी मैं जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर दूंगी वो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करना है, और वीडियो के साथ जुड़े रहना है। ठीक है, और चैनल के साथ भी जुड़े रहना है मस्ट। उसके बाद ये आप लोग देख रहे हैं डिफ्रेंशिएट, जो कि मैं आप लोगों को इस लेक्चर में समझाऊंगी। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन दो तरह से होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास रेस्पायरेशन होता है सेलुलर लेवल पे, और एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे। ठीक है, सेलुलर लेवल का क्या मतलब है कि सेल के लेवल पे, सेल के लेवल पे जो रेस्पायरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि सेल के लेवल पे जो रेस्पायरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल, और जो ऑर्गेनिज्म के लेवल पे होती है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, और इंटरनल में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो कैटाबोलिज्म होता है। और कैटाबोलिक का मतलब क्या होता है, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या होता है, रिलीज़ की जाता है एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी हमारे पास रिलीज़ होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक डाउन ऑफ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स बाय रिलीजिंग एनर्जी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटाबोलिज्म बोलते हैं। और कैटाबोलिज्म कहाँ होता है, कैटाबोलिक प्रोसेस कहाँ होती है, इंटरनल रेस्पायरेशन होता है। इंटरनल रेस्पायरेशन कहाँ होता है, ऑर्गेनिज्मिक सेलुलर लेवल पे होता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जो होता है उसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन बोलते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन इनहेल होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल होते हैं। यानी जो हमारा ब्रीथिंग प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो ऑक्सीजन हमें रिक्वायर होता है वो कहाँ से मिलता है, सेलुलर रेस्पायरेशन से मिलता है। कैसे मिलता है, सेलुलर रेस्पायरेशन से। अब आप अगर देखें थे कि हमारे पास क्या होता है सेलुलर रेस्पायरेशन में, हम लोगों के पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और जो हमारे पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है वो मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन हमें किस लिए चाहिए, ये हम लोग जो इनहेल कर रहे हैं ये किस लिए चाहिए, हमारे पास सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए चाहिए। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि रेस्पायरेशन में हमारे पास ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होना ज़रूरी है, अदरवाइज देयर विल नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एटीपी ऑल्सो। एटीपी इज़ इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके बाद हमारे पास क्या है, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमें रिक्वायर होता है फॉर सेलुलर रेस्पायरेशन, इसलिए हम लोग इनहेल करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल क्यों करते हैं, एक्सहेल इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर आप इक्वेशन देख रहे हैं तो इक्वेशन में हमारे पास क्या है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ये दोनों आपस में मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एटीपी बनाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ऑक्सीजन रिक्वायर है फॉर रेस्पायरेशन, उससे हमारे पास क्या मिल रहा है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिल रहा है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होता है सेलुलर रेस्पायरेशन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ब्रीथिंग एंड रेस्पायरेशन। तो जो रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस है वो आप लोगों के लिए समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये चैप्टर ही हमारे पास रेस्पायरेशन का है, अदरवाइज़ यू विल नॉट गेट द पॉइंट। ठीक है, कि आप लोगों के लिए पॉइंट को पकड़ना ज़रूरी है, और ये पकड़ना ज़रूरी कैसे है कि आप लोग जब कंसेप्ट क्लियर करेंगे आप लोगों को पता होना चाहिए कि ब्रीथिंग और रेस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, ब्रीथिंग हमारे पास क्या होता है, ब्रीथिंग तो आपको पता है कि ब्रीथिंग सांस लेना, सांस लेने के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, सांस लेने के अमल को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग बोलते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास ये बात तो क्लियर हो गया। अब रेस्पिरेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पूरा कंप्लीट दोनों के डिफ्रेंशिएट में देखेंगे, ठीक है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर। ये क्या किस चीज़ का प्रोसेस है जिसमें हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, किसको, एयर को। अब ये एयर किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इनहेल करने वाला एयर कार्बन ऑक्सीजन होता है और एक्सहेल करने वाला क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। पता हो आप लोगों को। इन एंड आउट ऑफ द लंग्स, इनका मतलब क्या, अंदर लेके जाना, और आउट लेके जाना किसके, लंग्स के। अब ये लंग्स में है, ठीक है। ये जो ब्रीथिंग प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन होता है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी। और इसमें क्या निकलता है, हमारे पास एनर्जी निकलता है। और एनर्जी किस लिए चाहिए, सेल्स को चाहिए, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या, टेक्स प्लेस इन लंग्स। अब ये कहाँ होता है, लंग्स में होता है। और ये मैंने अभी बताया कि ये कहाँ होता है, सेल्स में होता है। और ये लंग्स में होता है और ये किस में होता है, सेल्स में होता है। अब नेक्स्ट बात हमारे पास क्या है कि फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस। ये हमारे पास हमारे ये क्या है, हमारे इसमें है, हमारे विल में है ये हमारे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, इनवॉलंटरी है। और ये साथ में क्या है, केमिकल प्रोसेस है, मतलब ये सेल्स के अंदर होता है, केमिकली परफॉर्म होता है। और ये हमारे पास क्या है, फिजिकली हम लोग ब्रीथिंग लेते हैं, ठीक है। ब्रीथिंग हम लोग कैसे करते हैं, फिजिकली करते हैं। और ये क्या है, वॉलंटरी प्रोसेस है। अब ये वॉलंटरी का कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है कि वॉलंटरी क्या होता है, जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हो, जो हमारी मंशा के मुताबिक हो। मर्ज़ी के मुताबिक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी बोलते हैं। और जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, जो खुद ब खुद हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है इनवॉलंटरी प्रोसेस, ठीक है। अब इसकी बात है कि नो एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। अब ये बात भी आपको याद रखनी ज़रूरी है कि ब्रीथिंग में कोई एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। ये बात आप लोगों ने जहन नशी कर लेनी है। अब उसके बाद जो रेस्पिरेशन में है, एनर्जी रिलीज़ होती है, किस फॉर्म में होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, एनर्जी रिलीज़ इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई होगी, आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया होगा कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीथिंग हमारे पास क्या है, इनहेलिंग एंड इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ वट, एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। एंड रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, तो हमारे पास क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड ATP, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एनर्जी हमें मिल रहा है। इनडायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। सॉरी, डायरेक्टली हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। हमें क्या चाहिए, हमें रिक्वायर है एनर्जी। और जो बाय प्रोडक्ट है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब नेक्स्ट क्या है कि ये कहाँ होता है, लोकेशन कहाँ है इसकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए। लोकेशन कहाँ है, ये सेल्स में होता है। और इसकी लोकेशन कहाँ है, ये लंग्स में होता है, ठीक है। उसके बाद फिजिकल वॉलंटरी प्रोसेस और केमिकल इनवॉलंटरी प्रोसेस। नो एनर्जी इज प्रोड्यूस, देयर इज़ नो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी एंड देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है, ठीक है, इस लेक्चर का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे फर्दर कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, उसके जो है हमारे पास क्या खसूसियात होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग कहते हैं एक सिफ्ट वगैरह क्या होनी चाहिए, मतलब इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होगी तो रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा। अब रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है, व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सरफेस? तो ऐसा एरिया जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली जो टेक प्लेस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। तो एरिया वेयर गैशियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है। एरिया वेयर गैशियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट एक्चुअली टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी सरफेस। ऐसा एरिया जहाँ पर गैशियस एक्सचेंज हो। गैशियस एक्सचेंज का क्या मतलब है कि ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। कहाँ से कर रहे हैं, वो एरिया है, ठीक है, वो एरिया है, स्पेसिफिक एरिया है। सो दैट स्पेसिफिक एरिया वेयर गैशियस एक्सचेंज विद द इन्वायरमेंट, जो कि माहौल के साथ एक्चुअली क्या हो रहा है, टेक्स प्लेस हो रहा है, मतलब वहाँ पे अमल में आ रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सरफेस बोलते हैं। अब हमने बात की कि इसकी प्रॉपर्टीज़ देखनी है, तो प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है कि इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल। इसको क्या होना है, इसको नम होना चाहिए, ठीक है, मतलब थोड़ा सा गीला होना चाहिए। इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि इसको अलाउ करना चाहिए, ये मतलब ये इसके अंदर पोर्स होने चाहिए, लाइक इस तरह बोल सकते हैं कि इसके अंदर पोर्स होने चाहिए ताकि ये मटेरियल्स को अलाउ कर सके, सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट, गैसेस ताकि इजीली पास कर सकें। परमिएबल होना चाहिए, मतलब ये नहीं छन्नीदार होना चाहिए, ठीक है, छन्नी बोल सकते हैं, उसकी तरह होना चाहिए। और अगर ये हमारे पास बिल्कुल सख्त होगा, लाइक शीट
ठीक है, लाइक शीट जो हार्ड वाली होती है, उसमें से तो गैस कभी पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास, इट मस्ट बी मॉइस्ट एंड परमेबल सो दैट गैसेस कैन पास थ्रू इट ईजीली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है इट मस्ट बी थिन। इसको क्या होना चाहिए, पतला होना चाहिए। अगर ज़्यादा मोटा होगा तो क्या होगा, मतलब जो गैसेस होंगी वो अपनी कैपेसिटी होंगी वहीं पे लूज़ कर जाएंगी। मतलब क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास क्या है, इतनी बड़ी क्या है, मैं कहाँ बताऊँ क्या आप लोगों को, ठीक है, एक पेज ले लेती हूँ, उसमें मैं आपको बताती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि मेरे पास एक सरफेस है, ठीक है, जिसकी थिकनेस इतनी ज़्यादा है, ये मेरे पास क्या है, इसकी थिकनेस है, और ये भी इसकी क्या है, थिकनेस वगैरह सब कुछ बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ बस क्या इसकी थिकनेस है, इतनी ज़्यादा इसकी थिकनेस है। अब यहाँ से कोई मटेरियल पास करोगे, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, लाइक प्रोटॉन्स, जो भी बोल सकते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, वो यहाँ से पास करेंगे तो अपनी एनर्जी यहीं पे लूज़ कर जाएंगे ना। सो इसी तरह ये केस किसके साथ होता है, गैसेस के साथ भी होता है। तो गैसेस क्या करती हैं, अपनी एनर्जी यहीं पे लूज़ कर जाती हैं अगर हमारे पास ये थिन ना हुआ। इट मस्ट बी थिन बिकॉज डिफ्यूजन इज़ ओनली एफिशिएंट। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे दोबारा से बता दूँ आप लोगों को कि हमारे पास क्या एक ये है बॉक्स है, और उसके अंदर यहाँ पर एक क्या है, होल है, और यहाँ पे हमारे पास के गैस पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, और यहाँ दूसरी साइड पे क्या है, राइट साइड पे ना होने के बराबर है, मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा कि डिफ्यूजन ग्रेडियंट यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। मतलब यहाँ पे इसका पोटेंशियल क्या हाई है, इसका पोटेंशियल क्या है लो है, इसका पोटेंशियल क्या नेगेटिव बोल सकते हैं, लो है। तो यहाँ से क्या करेंगे, एक एक करके पार्टिकल्स यहाँ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो अगर ये थिकनेस ज़्यादा होगी, तो पार्टिकल्स को आने में मुश्किल होगी, और अगर थिकनेस कम होगी तो वो इजीली पास कर सकेंगे। सो इट मस्ट बी थिन बिकॉज डिफ्यूजन इज़ ओनली एफिशिएंट ओवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर और लेस, ठीक है। इट शुड पोजेसेस अ लार्ज सर्फेस एरिया। इसका क्या होना चाहिए, लार्ज सर्फेस एरिया होना चाहिए। इट शुड पोजेसेस अ लार्ज सर्फेस एरिया सो दैट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस कैन बी एक्सचेंज। इस तरह से क्या होगा कि सफिशिएंट मतलब जो जितनी ज़रूरी गैसेस हैं वो हमारे पास यहाँ से क्या कर जाएंगे, एक्सचेंज हो सकती हैं, ठीक है। अगर इसका लार्ज सरफेस एरिया नहीं होगा तो क्या होगा कि गैसेस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ गैसेस पास नहीं कर सकेंगी। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कि गुड ब्लड सप्लाई होना चाहिए। ब्लड सप्लाई क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, अच्छा खासा होना चाहिए, ताकि गैसेस इजीली पास कर सके और सेल्स में जा सकें, ठीक है। ब्लड सप्लाई गुड होगा तो ऑक्सीजन जो बाइंड होगा वो जाके सेल्स तक पहुँच सकेगा, टिश्यूज़ तक पहुँच सकेगा। उसके बाद क्या, वेंटिलेशन मैकेनिज़्म। वेंटिलेशन मैकेनिज़्म का क्या मतलब होता है, इंट्रेंस और एग्जिस्टेंस। मतलब ये कि उसका जाना और आने का जो रास्ता है, जाना और आना। अब ये जाने का रास्ता और ये आने का रास्ता उसका क्या होना चाहिए, आसान होना चाहिए। मतलब वेंटिलेशन मैकेनिज़्म भी अच्छा होना चाहिए ताकि वो इजीली पास कर सके। कोई वहाँ पे कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, ना कोई डिफेक्ट होना चाहिए वहाँ पर उस बॉडी के पार्ट्स में, ठीक है। लाइक लंग्स में अगर कोई स्मोकर लंग्स होगा तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन इजीली पास नहीं कर सकेगा। सो देयर इज़ नो गुड वेंटिलेशन मैकेनिज़्म। सो दीज आर ऑल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस विच आर 5, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है, अगर ये लेक्चर आप लोग अगर दोबारा से बात क्लियर ना हो रही तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ यू कैन पॉज इट एंड रीस्टार्ट इट, ठीक है। आप लोग इसको शुरू से दोबारा से स्टार्ट करके देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए हैं, और इस तरह से आप लोग नोट्स बना सकते हैं। अगर नोट्स रिक्वायर हों तो उस बारे में मैं आपको बहुत जल्द बता दूँगी। अदरवाइज़ यू शुड मेक नोट्स, ठीक है। और कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर होने चाहिए। बायोलॉजी की जो बुक्स हैं वो क्या होती हैं कि वो कंसेप्ट का गेम होता है। मतलब ये कंसेप्ट होगा तो आप लोगों का, तो आप लोग डायग्राम अच्छे से बना सकेंगे, तो आपका क्या होगा, मार्क्स अच्छे से अच्छे मिल सकते हैं। अदरवाइज़ डायग्राम भी आपकी अच्छी ना हो और आपके कंसेप्ट भी ना हो तो आप अपनी वर्डिंग में जो भी लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को मतलब इस चैनल के साथ जुड़े रहना ताकि आप लोगों के कंसेप्ट अच्छे से अच्छे बिल्ड हो सकें। और वीडियो को भी लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।